डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 के लिए जो साइंस विषय है उसका लास्ट का चैप्टर है वायु तथा जल प्रदूषण। इस चैप्टर के कंप्लीट जो क्वेश्चन आंसर है जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं वो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में मैं सारे क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज इसी तरह के जो वीडियो है वो आपको इस चैनल पे लगातार मिलते रहते हैं। और साथ में इन चैप्टर्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इनकी पीडीएफ चाहिए, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उन पे आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, किन विधियों के द्वारा जल का संदूषण होता है, यानी जल प्रदूषण कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है। तो आप आसानी से बता सकते हैं। जल में वाहित मल, विषैले रसायन, कूड़ा करकट जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिलाए जाते हैं, इससे जल प्रदूषण होता है। नदी में लोगों को स्नान करते, कपड़े धोते, मलमूत्र त्यागते देखा जा सकता है। पूजा सामग्री, जैव अनिम्नीकरणीय पॉलीथीन की थैलियां फेंकते हैं और जल में कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जो उसकी गुणवत्ता को कम करके उसके रंग और गंध को बदल देते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसके द्वारा जल प्रदूषण होता है। आगे है, व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। त्योहार या शादी जैसे अवसर पर पटाखे नहीं जलाने चाहिए। कूड़ा कचरों को नहीं जलाना चाहिए। पड़ोस में लगे वृक्षों का पोषण है वो करना चाहिए। स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, टिप्पणी कीजिए। तो स्वच्छ और पारदर्शी पानी का मतलब है उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता और सूक्ष्म जीव मौजूद नहीं है। किसी भी प्रकार की अशुद्धता आदि से मुक्त पानी पीने योग्य है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि देखने में जो जल स्वच्छ प्रतीत होता है उसमें रोगवाहक सूक्ष्म जीव घुले हुए अपद्रव्य न हो। इसलिए पीने से पहले जल को शुद्ध करना आवश्यक है। हम जल को उबाल कर भी शुद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप अपने शहर की नगर पालिका के सदस्य हैं। ऐसे उपायों की सूची जिसमें नगर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति निश्चित हो सके। यहाँ पर कुछ से सूची मैंने बनाई है। जल को फिल्टर करना चाहिए। यह उपद्रव्यों को दूर करने की एक भौतिक विधि है। पानी को उबालकर पीना चाहिए जिससे जल में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। जल को शुद्ध करने के लिए सामान्य रासायनिक विधि क्लोरीनीकरण है। यह जल में क्लोरीन की गोलियां अथवा विरंजक चूर्ण मिलाकर किया जाता है। हमें क्लोरीन की गोलियों को निर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं डालना चाहिए। पानी वाली जगह को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। पुराने और सड़ने वाले आपूर्ति पाइपों को बदल देना चाहिए। लोगों को भी किस प्रकार स्वच्छ पानी रखना है, कैसे प्रयोग करना है, इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। नेक्स्ट है, शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, आप चाहें तो इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार शुद्ध वायु में इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, यानी टोटल 99% तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मेथेन, जलवाष्प भी वायु में अलग मात्रा में उपस्थित है। प्रदूषित वायु और शुद्ध वायु को समझने के लिए यह प्रेक्षण यह भी है कि वायुमंडल में धुएं की मात्रा में अंतर होता है। जैसे उद्योगों और स्वचालित वाहनों से निकले धुएं के मिल जाने से भिन्न भिन्न स्थानों के वायुमंडल की प्रकृति और संगठन में बदलाव आ जाता है। जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों से संदूषित हो जाती है तो यह सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होती है, जो कि प्रदूषित वायु कहलाती है। कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग से उठा धुआं अथवा धूल से भी आ सकते हैं। वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं उत्पन्न करते हैं। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से भी कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। नेक्स्ट है, उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिसमें अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा हमें किस प्रकार प्रभावित करती है। तो देखिए, रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, रसायन, विशेषकर मथुरा तेल, परिष्करणी जैसे उद्योग, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। यानी ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस है वो वायु में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। और ये जो दोनों अम्ल है ये वर्षा के साथ मिलकर वर्षा को भी क्या बना देते हैं, अम्लीय बना देते हैं। पृथ्वी पर बरस जाते हैं, इसे अम्ल वर्षा करते हैं। अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है। नेक्स्ट है, कौन सी पौधागर गैस नहीं है। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और पौधागर गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में सल्फर डाइऑक्साइड शामिल नहीं है। पौधागर प्रभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। देखो, सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य की विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, जलवाष्प शामिल है।
और कुछ भाग परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है। यह रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म करता है। सूर्य की ऊष्मा पौधा घर में प्रवेश तो कर जाती है, पर इससे बाहर नहीं निकल पाती। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधा घर को गर्म करती है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि उसे पौधा घर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इस प्रक्रम के बिना जीवन संभव नहीं है पृथ्वी पर। अब यह प्रक्रम जीवन के लिए खतरा भी बन गया। देखिए कैसे बन गया खतरा। सूर्य से जो आने वाली किरणें वो पृथ्वी से टकराती हैं। टकराने के बाद वापस कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं। लेकिन पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से जाने वाली विकिरणें वो वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। इनको ये कार्बन डाइऑक्साइड रोक लेती है और वापस पृथ्वी पर आ जाती है। इस तरीके से पृथ्वी का ताप क्या है, बढ़ जाता है। इसको हम उष्मीय प्रभाव कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इसी को कहा जाता है। और जिसके कारण पृथ्वी का ताप है वो बढ़ रहा है, इसलिए यह प्रक्रम जीवन के लिए खतरा भी बन गया है। नेक्स्ट है आपके द्वारा कक्षा में विश्व उष्णन के बारे में दिया जाने वाला संक्षिप्त भाषण। तो विश्व उष्णन विश्वव्यापी सरकारों के लिए विचारणीय विषय बन गया है। विश्व उष्णन सबसे गंभीर संकट बना हुआ है। इसका पूरा प्रभाव वर्षा, प्रतिरूप, कृषि, वन, पौधों और जंतुओं पर होते हैं। हिमालय की गंगोत्री हिमनद विश्व उष्णन के कारण पिघलने शुरू हो गए। हम जानते हैं कि विश्व उष्णन के लिए जिम्मेदार हम मानव ही है। वायुमंडल में औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसमें मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प जैसी अन्य गैसें इस प्रभाव में योगदान करती हैं। विश्व उष्णन के कारण कई स्थानों पर तटीय प्रदेश जलमग्न हो चुके हैं। हमें इसके प्रभाव और हमारी गतिविधियां जिससे विश्व उष्णन हो रहा है इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई यह वृद्धि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ रही है तो यह संकटकारी स्तर। नेक्स्ट है ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन कीजिए। तो पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भारत के आगरा में स्थित ताजमहल चिंता का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषक इसके सफेद संगमरमर को बंद रंग कर रहे हैं। इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, रसायन, विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करते हैं। और ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। और इस परिघटना को हम संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करण से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों को ताजमहल को पीला कर देता है। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल की सुंदरता को खतरा हो। नेक्स्ट है जल में पोषकों के स्तर में वृद्धि किस प्रकार जल जीवों की उत्तरजीविता को प्रभावित करती है। हमने कई ऐसे तालाबों को देखा जो दूर से देखने पर हरे प्रतीत होते हैं, क्योंकि बहुत से शैवाल उसमें उग रहे होते हैं। यह उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट और फास्फेट जैसे रसायनों की आधिक्य मात्राओं के कारण होता है। ये रसायन शैवालों को फैलने फूलने के लिए पोषक की भांति कार्य करते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। ये अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इससे जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी आती है, जिससे जलीय जीव प्रभावित होते हैं और वे मर जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका कक्षा 8 का जो अंतिम चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर जो इस वीडियो में हमने देखे। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसी तरह के जो वीडियो हैं वो कंटेंट है वो आपको इस चैनल पे लगातार मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक दूसरे विषय के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।